जय हिंद दोस्तों। 6 अगस्त 1945 अमेरिका जापान के एक शहर हिरोशिमा पर एक एटॉमिक बॉम्ब गिराता है। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका दूसरा बॉम्ब गिराता है जो कि गिराया जाता है नागासाकी की सिटी पर। इसमें 1,50,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। तो क्या था इसके पीछे का कारण और कैसे ये हिरोशिमा और नागासाकी का ब्लास्ट पॉसिबल हुआ और कैसे एटॉमिक बॉम्ब को बनाया गया, चलिए करते हैं आज इस सब्जेक्ट के बारे में बात और करते हैं ओपेनहाइमर के बारे में पूरा एनालिसिस। A new documentary from NBC News Studios examines the life and fate of J. Robert Oppenheimer, the brilliant scientist known as the father of the atomic bomb. Prepare for the character and get into the character and understand the late physicist's mind space. He had read the Bhagavad Gita. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. चलिए, अगर मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूं तो जब जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 को हारा तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीस्टाइन की गई थी, जिसमें जर्मनी को पूरा फाइनेंशियल रिपेमेंट करना था जो भी इस वॉर में हुआ था। पर यहीं पे एक इंसान का जन्म होता है और वो था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर एक बहुत ही बड़ा तानाशाह था जिसने कितने ही लाखों करोड़ों ज्यूइश लोगों को मौत के घाट पर उतार दिया था। कईयों को उसने कंसंट्रेशन कैंप में डाला, कईयों को उसने बहुत ही गंदी तरीके से सज़ा देकर मरवा डाला था। और वही उसने जर्मनी में लोगों से वादा किया था कि वो उनकी पुरानी रिस्पेक्ट उनको वापस दिलाएगा। और यहीं पे अगस्त 1939 में अल्बर्ट आइंस्टीन और लियो शिलार्ड यहाँ पर लेटर लिखते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को कि एडोल्फ हिटलर एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है। बेसिकली एडोल्फ हिटलर ने एक यूरेनियम कमिटी फाउंड की थी जिसमें उसने एटॉमिक बॉम्ब फॉर्मेशन करने की बात की थी। तो ये जो लेटर लिखते हैं ये लिखते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन और लियो शिलार्ड। अल्बर्ट आइंस्टीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ द नेशन, जो खुद भी एक जूस थे, वो नहीं चाहते थे कि इस एटॉमिक बॉम्ब की फॉर्मेशन हो। इसीलिए वो ये भी नहीं चाहते थे कि इसको एडोल्फ हिटलर जैसा एक तानाशाह बनाएं, क्योंकि एडोल्फ हिटलर का एक एम था, उसको पूरे यूरोप पे कब्जा करना था और इसीलिए वो एटॉमिक बॉम्ब को भी बना रहा था। पर अगर ये बॉम्ब एडोल्फ हिटलर बना लेता तो हर जगह डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होता। इसीलिए अमेरिका से जिद की जाती है कि वो ये बॉम्ब जर्मनी से पहले बनाएं। और अब बात करते हैं अगस्त 1939 के 2 महीने बाद सितंबर और अक्टूबर में। यहाँ पर जर्मनी इन्वेड करता है पोलैंड को और यहीं से ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2। ये तो बात हो गई यूरोप की। अब अगर हम एशिया में आते हैं तो एशिया में जापानीज अंपायर अपनी पीक पे था। वो भी जैसे जर्मनी अपने आप को पूरे यूरोप में एक्सपेंड करना चाहता था, वैसे ही जापानीज अंपायर भी अपने आप को पूरे एशिया में एक्सपेंड कर रहा था। अब अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका को इस चीज़ ने इग्नाइट तो किया कि उधर जापानीज अंपायर अपना वहाँ पे पूरा एक्सपेंशन कर रहा है और वहाँ पे जर्मनी भी एक्सपेंड कर रहा है। पर अमेरिका ने अपनी एंट्री ऑफिशियली इस वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं की। उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। पर 7 दिसंबर 1941 इस दिन जब जापानीज अंपायर ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया तो यहाँ पे अमेरिका ने अपनी जापानीज अंपायर के साथ ही इस वर्ल्ड वॉर 2 में ऑफिशियल एंट्री अनाउंस कर दी। A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.
चलिए अब बात करते हैं द मैन टू वॉच आउट, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में, जिनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है और जो कि प्रोजेक्ट हेड होते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट के, जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब। अगर हम ओपेनहाइमर की बात करें तो इनका जन्म 1904 एक जर्मन जूइश फैमिली में हुआ था। जी हाँ, ये खुद भी एक जूइश ही थे। ये एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट थे। मिनरोलॉजी में इनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था और जब ये हार्वर्ड में गए तो फिज़िक्स में भी इनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट जाग गया था। इनको एक जीता ज़्यादा लेजेंड माना जाता था। 12 या 13 साल की उम्र में ही इन्हें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ लेक्चर देने के लिए बुलाया करती थी। अब अगर हम लिंक करें ओपेनहाइमर की इस जर्नी को अपने इस एटॉमिक बॉम्ब फॉर्मेशन से, तो होता यह है कि जर्मनी के बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, लियो शिलार्ड, हैंस बेथे, एनरिको फर्मी और भी बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट जो जर्मनी से यूएसए आने लगे थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब यूएसए के पास अल्बर्ट आइंस्टीन की चिट्ठी आई तो इस पर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने काम करना शुरू कर दिया और इन्होंने एक टीम बनाई जिसमें इन्होंने लियो शिलार्ड और एनरिको फर्मी को इस काम पर फंडिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर हम बात करें तो एटॉमिक बॉम्ब फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की ज़रूरत थी, वो था यूरेनियम 235। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी वो ये थी कि यूरेनियम 235 इतना एबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं था। यूरेनियम 238 मोस्टली अवेलेबल था और यही उसके एक आइसोटोप की बात करें यूरेनियम 235 जो कि ओनली 0.7% अवेलेबल था। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज करने वाला हूं जिसका नाम है फिजन। यहीं पे अगर हम बात करें, अगर यूरेनियम 238 से अगर हमें यूरेनियम 235 चाहिए तो हमें यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड कराना पड़ेगा। उससे वो अपने 2 फ्रेगमेंट्स में ब्रेकअप हो जाएगा और इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। बेसिकली इस प्रोसेस में बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर 1 kg ऑफ यूरेनियम का अगर न्यूक्लियर फिजन किया जाए तो दिल्ली जैसे शहर की अगले 10 दिन तक बिना कटे लाइट आ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम थी कि उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी कि यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 को प्रोड्यूस किया जाए। इसीलिए डिफरेंट प्रोसेसेस किए गए जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेटिंग और भी अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे जिसमें। अब अगर हम वीडियो में आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमें प्लूटोनियम की भी बात कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लूटोनियम जो कि यूरेनियम 235 से भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव था, जिसका डिस्ट्रक्शन कॉस्ट यूरेनियम 235 से भी ज़्यादा भयंकर और ज़्यादा बड़ा था। तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए भी काम शुरू हो गया था। बेसिकली अगर हम बात करें प्लूटोनियम की तो इसकी भी फॉर्मेशन यूरेनियम 238 से की जा सकती थी। जब हाइड्रोजन के एक आइसोटोप से यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड कराया जाएगा तो इस प्लूटोनियम की फॉर्मेशन होती है। अब जब पर्ल हार्बर पर अटैक किया गया तो इस फॉर्मेशन को, इस एटॉमिक बॉम्ब फॉर्मेशन को और भी तेजी से शुरू कर दिया गया। कर्नल ग्रूव्स को इस प्रोजेक्ट का हेड रखा गया। बेसिकली इस प्रोजेक्ट को एक मिलिट्री ऑपरेशन में बदल दिया गया और इसमें आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर जो कि यूएस मिलिट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थी, इसमें हिस्सा लेने का अप्रूवल मिल गया और उन्होंने इसके हेडक्वार्टर्स बनाए मैनहट्टन में और तभी से शुरुआत हो गई इस प्रोजेक्ट मैनहट्टन की। अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए भी एक लोकेशन की ज़रूरत थी जहां पर इस पूरे प्रोसेस का
डिज़ाइनिंग और इसका टेस्टिंग किया जाए, तो जो लोकेशन चुनी गई उसका नाम था पैको वैली, न्यू मैक्सिको। इस लोकेशन को चुना गया एटॉमिक बॉम्ब क्रिएशन एंड टेस्टिंग के लिए। अगर हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक टर्म और भी समझ लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास बेसिकली वो मास होता है जो मिनिमम मास रिक्वायर्ड होता है किसी भी चेन रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको इस फिजन में बताया था कि जब बम्बार्डमेंट होता है किसी भी न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस पर, तो 3 और न्यूट्रॉन निकलते हैं। ऐसे कर करके एक चेन रिएक्शन बनती है, लेकिन वो चेन रिएक्शन नहीं बनेगी अगर एक क्रिटिकल मास प्रोड्यूस नहीं होता है। और यही अगर क्रिटिकल मास प्रोड्यूस होता रहता है तो ये चेन रिएक्शन बनती है और इससे बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। अब वीडियो में आगे बढ़ें तो बात करते हैं बेसिकली 2 टाइप के बॉम्ब बनाए जाते हैं। पहला यूरेनियम 235 से और दूसरा प्लूटोनियम 239 को। यूरेनियम 235 से जो बॉम्ब बनाया जाता है उसको नाम दिया जाता है लिटिल बॉय, और दूसरा जो बॉम्ब था जो कि प्लूटोनियम 239 से बनाया जाता है उसको नाम दिया जाता है फैट बॉय। और इन दोनों बॉम्ब से ही जापान पर अटैक किया जाता है। अब जब इन बॉम्ब्स का फॉर्मेशन किया जाता है तो यहाँ पर ओपेनहाइमर के दिमाग में एक और बात आती है कि इसका टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के टेस्टिंग के लिए 16 जुलाई 1945 को इसकी टेस्टिंग की जाती है। साइंटिस्ट डिस्टेंस से 9 किलोमीटर दूर इस चीज़ को टेस्ट करते हैं, और जब इसको टेस्ट किया जाता है तो बहुत ही बड़ा धमाका होता है। 45 किलोमीटर अबव द ग्राउंड तक इसका क्लाउड बनता है और पास का टावर तक एवापोरेट हो जाता है। और इस चीज़ को देखकर ओपेनहाइमर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, और तब उनके मुंह से वो भगवत गीता के शब्द निकलते हैं, नाउ आई बिकेम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। और इन्हीं बॉम्ब को बेसिकली यूज़ किया जाता है 6 और 9 अगस्त को जापान के ऊपर अटैक करने में, जिसमें लाखों लोग अपनी जान को गंवा देते हैं। इस चीज़ को ओपेनहाइमर बहुत ही ज़्यादा बाद में विरोध भी करते हैं, और इसका पछतावा भी उन्हें बहुत होता है कि उन्होंने ऐसा क्या बना दिया जिससे पूरी दुनिया तक भी ख़त्म हो सकती है। तो ओपेनहाइमर, जिनको प्रोजेक्ट वाई मिशन का भी डायरेक्टर बना दिया जाता है, इसीलिए उनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।